इमारत के पहलू में कई कारें खड़ी नजर आईं। डैनियल उनमें से एक कार के नजदीक पहुंचकर रुक गया। उसने बड़ी अपनायत से कहा, ये लो कार की चाबी, कार तुम ले जाओ। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, इस चाबी से दरवाजा खोलो और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। उसने बौखला कर कहा, मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर क्या करूंगा? मैंने रिवॉल्वर वाले हाथ को जुम्बिश दी, फिर खौफनाक लहजे में कहा, इस आलम में भी दुरुस्त तरीन निशाना ले सकता हूँ। यकीन न हो तो अब मुझसे जिराह करके देख लो। मैं तुम्हारे पेट में गोली मारूंगा ताकि तुम तड़प तड़प कर मरो। डैनियल की रंगत एक बार फिर उड़ गई, मगर उसने मजीद रद्दोकद करने की बजाय मेरे कहने के मुताबिक ड्राइविंग सीट संभाल ली। न सिर्फ ये बल्कि अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अकबी नशिस्त का दरवाजा खोल दिया। मैंने तहजीब को अकबी नशिस्त पर लिटाया और फिर खुद भी उसके पास बैठ गया। मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कार स्टार्ट करके चला दो डैनियल। जिस कदर तुम मुझसे ताउन करोगे उतना ही तुम्हारे जिंदा रहने के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। डैनियल ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, हमें जाना कहाँ होगा? मैंने तंजिया लहजे में कहा, क्या मैं तुम्हें न्यूयॉर्क शहर जाने वाले रास्ते का नक्शा बना कर दूं डियर डैनियल? डैनियल ने बड़बड़ा कर कार चला दी। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हें कहाँ जाना है? तहजीब का सर मेरे जानों पर रखा हुआ था और मैं हौले हौले उसका सर सहला रहा था। तहजीब पर शायद गुनूदगी तारी हो गई थी, वरना वो जरूर कुछ न कुछ बोलती। उस वक्त मुझे अपनी रगों में खून की बजाय दहकता हुआ लावा दौड़ता महसूस हो रहा था। तहजीब को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसने अच्छा नहीं किया था। वो इस खुश फहमी का शिकार हो गया था कि मुझे तहजीब के इग़वा का इल्म नहीं हो सकेगा। अपनी इस खाम ख्याली की बिना पर वो खुल खेला था। मैं तो खैर उसका हरीफ था ही। अगर वो मेरे खिलाफ कुछ करता या मुझ पर तशद्दुद करता तो दुरुस्त था, लेकिन उसने जो बुज़दिलाना हरकत की थी उसे उसका खमियाजा भुगतना था और बहुत जल्द भुगतना था। मैंने जो मंसूबा बनाया था वो उसकी जद से निकल नहीं सकता था। मुझे इस बात की खुशी थी कि इमारत में मेरी सरगर्मियां किसी की नजर में नहीं आ सकी थीं। अगर मुझे वहां देख लिया जाता तो मेरा काम दुश्वार तर हो जाता। सुबह के 3 बजे न्यूयॉर्क की सड़कों पर डैनियल की कार सुबह रफ्तारी से रवां दवां थी। मैं उसे रास्ता बताता जा रहा था और वो बेचूं-चरां मेरी हर हिदायत पर अमल कर रहा था। उसे ये इल्म जो था कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर दबा हुआ है जिसका रुख उसी की तरफ है, और थोड़ी ही देर कबल वो उस रिवॉल्वर की कारकर्दगी अपनी आंखों से देख भी चुका था। पीटर के बंगले पर पहुंचकर मैंने उससे कार रोक देने को कहा। बर्ड शायद बंगले के अहाते में ही था और मेरी वापसी का मुंतजिर था, इसलिए कार के रुकते ही उसने फाटक से सर निकाल कर झांका। मैंने अकबी खिड़की से सर बाहर निकाल लिया और बर्ड ने मुझे देखकर बंगले के चौकीदार से फाटक खुलवा दिया। बंगले के अंदर कार रोकने के बाद मैंने रिवॉल्वर बर्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे संभालो, और बर्ड ने रिवॉल्वर मेरे हाथ से लेकर डैनियल को कवर कर लिया। बर्ड गुर्राया, चलो नीचे उतरो, तुम लोगों ने बहुत तंग किया है, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। मैंने तहजीब को कार से निकालते हुए कहा, मजा चखाने की जरूरत नहीं है, इसे मैं एक खास मकसद के तहत लाया हूँ, लिहाजा अभी इसे सिर्फ कैद रखना है। डैनियल ने हकला कर भर्राई हुई आवाज में कहा, मेरे साथ क्या क्या सलूक किया जाएगा? मैं उसे जवाब देने की जहमत किए बगैर तहजीब को हाथों पर उठाए बंगले की अंदरूनी समत बढ़ गया। अंदर पीटर और सिल्विया मौजूद थे और बेचैनी से मेरे मुंतजिर थे। मुझे देखकर उन्होंने सवालात करने शुरू कर दिए, मगर मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा करते हुए सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो दोनों मेरे पीछे पीछे आए थे। तहजीब को बेड पर लिटाकर मैं पीटर की तरफ पलटा। मैंने उसे कहा, जल्दी से किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करो, तहजीब की हालत खासी तशवीशनाक है। मौके की नजाकत महसूस करते हुए पीटर ने कोई सवाल नहीं किया और फौरन ही बेडरूम से चला गया। तहजीब ने आंखें खोल दी थीं और हौले हौले कराह रही थी। तहजीब ने अटक अटक कर कहा, उन लोगों ने मुझ पर बहुत तशद्दुद किया है ली, अब मजीद तशद्दुद बर्दाश्त करने की ताब नहीं रही। अगर तुम न आ जाते तो बस अब मैं 1-2 दिन की मेहमान रह गई थी। मैं तहजीब के पास बैठ गया। मैंने उसे हौले से थपका, कहा, तुम आराम करो तहजीब, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, अब तुम कैद में नहीं हो, कुछ मत सोचो और सोने की कोशिश करो। तहजीब कराही, ऑलिव हार्वर्ड ने बहुत बुरा किया है ली, तुमने उसे हमेशा ढील दी और उसने ये सिला दिया। मैंने कहा, माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब नया सूरज तुलू होगा, नए दिन का आगाज होगा। मुमकिन है आने वाला दिन ऑलिव हार्वर्ड के लिए एहतसाब का दिन हो, मगर मैं तुमसे आराम करने को कह रहा हूँ। तहजीब ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता है? आरामदेह बेड पर दराज हूँ, कैद में नहीं हूँ, और सबसे बढ़कर यह कि तुम मेरे साथ हो। सिल्विया उठकर मेरे नजदीक आई और अकब से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, अगर तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ तो मैं उनका मुआयना कर लूं। मैंने शर्मिंदगी से कहा, माफ करना सिल्विया, मेरा जहन पूरी तरह काम नहीं कर रहा, वरना मैं किसी और डॉक्टर को क्यों बुलवाता। सिल्विया ने इस बात में सर हिलाया, बोली, मैं समझती हूँ, कल भी तुम रात भर जागते रहे थे,
1.5-2 घंटे सोने से भी कहीं नींद पूरी होती है, और अब ये परेशानी। वो तहजीब के पास बैठ गई और मैं उठकर कमरे से निकल आया। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी की शदीद तरीन कश्मकश में गिरफ्तार था। तहजीब की हालत देखकर मेरा जी चाहता था कि ऑलिव हार्वर्ड को उसके मस्कन समेत तबाह बर्बाद कर दूं, मगर मेरे पैरों में मसलहत की जंजीर पड़ी हुई थी। मैं मुस्तरिबाना अंदाज में राहदारी में टहलने लगा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऑलिव हार्वर्ड की जुर्रतें इस हद तक भी बढ़ सकती हैं। उसे अंदाजा नहीं था कि तहजीब को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसने अपने हक में कितना बुरा किया है। जो कुछ उसने बोया वो अब काटना था, मगर फसल की तैयारी में वक्त था, और कोई भी फसल वक्त से पहले काटना हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। चंद ही मिनट बाद मुझे बड नजर आया जो बेडरूम की तरफ आ रहा था। मुझे यूं टहलते देखकर उसने हैरत से पलकें झपकाईं। उसने संजीदगी से कहा, खैरियत तो है चीफ? मैडम कैसी हैं? मैंने कहा, तुम देख ही चुके हो, उस पर सख्त तशद्दुद किया गया है। बड ने कहा, मैंने देखा था चीफ, मैडम की हालत खासी खराब है, मगर मुझे तुम्हारे सुकून पर हैरत हो रही है। मैं तलखी से हंसा, कहा, सुकून? तहजीब को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदारों के साथ मैं जो कुछ भी करूं कम है। बर्ड ने बेसब्री से कहा, मगर कब? वो लोग तो फौरी सजा के मुस्तहिक थे, तुम उन्हें सजा दिए बगैर वापस कैसे आ गए चीफ? मैंने कहा, अभी उनकी जिंदगी की कुछ सांसें बाकी रह गई थीं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाएंगी कुछ नहीं हो सकता। बर्ड ने कहा, मुझे हुक्म दो चीफ, जो हाथ मैडम पर उठा है आइंदा वो किसी पर नहीं उठ सकेगा। मैंने बात बदलते हुए कहा, सिल्विया तहजीब का मुआयना कर रही है, इसलिए मैं बाहर टहल रहा हूँ। पीटर से मैंने किसी डॉक्टर का बंदोबस्त करने को कहा था, मालूम नहीं वो कहाँ रह गया। मेरा जुमला खत्म होने से कबल ही राहदारी के मोड़ पर पीटर नमूदार हुआ। उसके हमरा एक लेडी डॉक्टर भी थी। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर लेडी डॉक्टर से अंदर जाने को कहा और पीटर मेरे साथ ही रुक गया। मैंने बट से पूछा, डैनियल को कहाँ कैद किया? बट ने बताया, एल्बर्ट के साथ ही। डैनियल के साथ ही मैंने उसके हाथ पैर भी बांध दिए थे। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, और बेडरूम की तरफ देखने लगा। बट ने कहा, तुमने हमें वापस भेज दिया था चीफ, मैडम को निकालने में तुम्हें कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? मैंने चौंक कर कहा, नहीं। डैनियल रिवॉल्वर के जोर पर मुझसे ताउन करने पर मजबूर था। वो बोला, इस किस्म की मुहिम्मा तुम्हें तन्हा नहीं सरंजाम देनी चाहिए, तुम किसी मुश्किल में भी फंस सकते हो। पीटर बोला, मुझे तुम पर हैरत होती है, या तो ये आलम था कि एक बाकायदा मंसूबा बनाकर भी तुमने उधर का रुख नहीं किया, या अब ये हालत है कि अकेले ही इमारत में घुस गए। मैंने कहा, ये सब वक्त और हालात के तकाजे हैं। कोई भी कदम उठाते वक्त मैं सिर्फ ये बात मद्देनजर रखता हूँ कि खतरा कम से कम लाहक हो। पीटर ने कहा, मुझे तफसील का इल्म नहीं हो सका। उसके लहजे से इस्तराब जाहिर हो रहा था। बोला, क्या ऑलिव हार्वर्ड भी मौजूद था वहाँ? क्या तुमने उसे ठिकाने लगा दिया? मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, नहीं पीटर, मेरा अवलीन मिशन तो तहजीब को उसके कब्जे से निकालना था। पीटर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारी दोस्त की हालत बहुत खराब है और इसका जिम्मेदार भी वही मरदूद है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ पीटर, तहजीब पर तशद्दुद करने का तनहा जिम्मेदार ऑलिव हार्वर्ड ही है, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उसके खिलाफ कुछ करता। वो बोला, मुझे इतना सुनहरी मौका मिलता तो मैं कभी उसे माफ न करता। मुझे हैरत होती है, तुम्हारी रगों में दौड़ता हुआ लहू बहुत सर्द है। मैंने कहा, मेरी रगों में एक ऐसे आतिश फिशां का लावा दौड़ रहा है जो कभी ठंडा नहीं होता। पीटर बोला, तुम गलत कह रहे हो, अगर ऐसा होता तो तुम कभी सुकून से नहीं बैठ सकते थे। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम किसी गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो। मैंने कहा, अभी मुझ में इतनी सकत है कि मैं ऑलिव हार्वर्ड की ज्यादतियां बर्दाश्त कर सकूं। अभी मेरे जब्त का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। जिस रोज ऐसा हुआ वो ऑलिव हार्वर्ड की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पीटर मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। वो ऑलिव हार्वर्ड को फौरन से पेशतर ही उसके अंजाम तक पहुंचा देना चाहता था, मगर ये उसके बस में नहीं था। उसके ख्याल में मैं ये कारनामा सरंजाम दे सकता था, इसलिए वो वक्तन फवक्तन मुझे उकसाने की कोशिश करता रहता था। अपनी शदीद ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुझे इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता था, लेकिन इस तरह वो कभी कामयाब नहीं हो सकता था। मैं एक मुतय्यन वक्त तक इंतजार करने के लिए मजबूर था। कुछ देर बाद सिल्विया कमरे से बाहर आई, उसके साथ तो लेडी डॉक्टर भी थी। लेडी डॉक्टर ने सिल्विया की तरफ इशारा करते हुए पीटर से कहा, मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया है, और खामोशी से चली गई। मैंने सवालिया नजरों से सिल्विया को देखा। सिल्विया ने धीमी आवाज में कहा, उनके पूरे जिस्म पर जख्म ही जख्म है। मुझे अंदाजा नहीं था कि इन पर इतना तशद्दुद किया गया होगा। यकीनन वो एक गैर मामूली खातून है। किसी आम लड़की के लिए इतना तशद्दुद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं हो सकता। मैंने पूछा, अब उसकी हालत कैसी है? सिल्विया बोली, डॉक्टर ने मरहम और दवाएं लगाने को दी हैं, खाने को दवाएं भी हैं, इसके अलावा मुसक्कन दवा और इंजेक्शन भी दे दिया है। मुसक्कन दवा का नाम सुनते ही मैं बेडरूम की तरफ झपटा।
तहजीब के चेहरे से कदरे तमानियत जाहिर हो रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसने कहा, एक बार फिर मैं तुम्हारे लिए जहमत का बाइस बन रही हूँ और अब मैंने फैसला किया है कि आइंदा तुमसे अलहदा रहकर काम करूंगी। मैंने कहा, जो जहमत का बाइस बना है वो कैफर किरदार को जरूर पहुंचेगा। तुम अलहदा रहकर काम करना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उस वक्त उससे इख्तिलाफ करना मुनासिब नहीं था। वो बोली, तुम्हें मालूम है ऑलिव हार्वर्ड ने मुझ पर इतना तशद्दुद किस मकसद के तहत किया? मैंने इस बात में सर हिलाया। कहा, मैं जानता हूँ। उसका ख्याल है कि हमारे पास डी फॉस्टर वाले फार्मूलों की नकलें मौजूद हैं। तहजीब का मुंह हैरत से खुल गया। बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या उसने तुमसे भी इस किस्म की कोई बात की थी? मैंने कहा, नहीं, बल्कि उसने तो मुझे ये तासुर दिया था जैसे उसे यकीन हो कि फार्मूलों से मुतल्लिक अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तहजीब बोली, बहुत चालाक है। उसे अंदाजा होगा कि तुम्हारी जबान किसी तरह भी नहीं खुलवा सकेगा। मैंने कहा, लेकिन वो तुम्हारे मामले में धोखा खा गया। उसे क्या मालूम था कि तुम्हारे आसाब इस कदर मजबूत होंगे? तहजीब ने कहा, उन्होंने मेरे जिस्म की खाल तकरीबन उधेड़ कर रख दी है ली। अगर फार्मूलों की नकलें हमारे पास होती तो इस तशद्दुद से बचने के लिए मैं उन्हें जरूर आगाह कर देती। मैंने कहा, तुमने जिस कदर तशद्दुद बर्दाश्त किया है उसका मदावा तो नहीं हो सकता, लेकिन इससे इतना फायदा तो बहरहाल हुआ है कि ऑलिव हार्वर्ड मजीद एहसास कमतरी का शिकार हो गया होगा। तहजीब ने हैरत से पूछा, वो किस तरह? मैंने कहा, उसने इस यकीन के साथ ही तुम पर तशद्दुद किया था कि तुम्हारी जबान खुलवाएगा। जाहिर है ये नाकामी उसे एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए काफी है। इससे कबल भी बहुत से मौके पर वो मेरे खिलाफ नाकाम हुआ है और मेरे मुकाबले आकर किसी न किसी तरह खुद को कमतर जरूर महसूस करने लगता है। वो खुद को जबान खुलवाने का माहिर तसव्वुर करता है। तहजीब बोली, मुझ पर जो तशद्दुद हुआ उसे 3rd डिग्री से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उसने तशद्दुद के दूसरे तरीके तो आजमाए ही नहीं थे और फिर मुझे कुछ मालूम भी तो नहीं था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो बहरहाल खौफजदा था, वरना उसे किसी भी किस्म के तशद्दुद से रोकने वाला कौन था? तहजीब बोली, मैंने भी यही महसूस किया है। उसे ये खौफ बहरहाल लाहक था कि मुझ पर जितना तशद्दुद करेगा उसका हिसाब उसे बहरहाल देना पड़ेगा। मैंने कहा, इसके अलावा उसने लकी को मेरे पीछे लगाया जो मेरे हाथों अंजाम को पहुंच गई। फिर उसने सिल्विया को मुझसे मालूमात हासिल करने के लिए मुंतखब किया। ये उसकी बदकिस्मती और मेरी खुशकिस्मती कि सिल्विया हारूत राबील से पहले ही बदजन थी। उसे मुझ तक पहुंचने का मौका मिला तो उसने इस मौके से पूरा फायदा उठाया और अब वो मेरे साथ मिलकर काम कर रही है। तहजीब ने पूछा, क्या उस इमारत में तुम उसी की मदद से दाखिल हुए थे? मैंने कहा, तरबियत याफ्ता कुत्तों की मौजूदगी में सिल्विया की मदद के बगैर इमारत में खामोशी से दाखिल होना मुमकिन नहीं था। तहजीब की आंखों से नींद का खुमार झलकने लगा। डॉक्टर ने उसे तकलीफ से निजात दिलाने के लिए जो ख्वाबावर अद्वियात दी थी उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा, अब तुम आराम करो तहजीब। मैंने उसके पास से उठने की कोशिश की मगर उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। वो तड़प कर बोली, नहीं अली, आराम से ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसका दिल बढ़ाने के लिए मैं हंसा, वरना मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जिसकी मौजूदगी में हंसना तो दूर की बात है, मेरे लिए मुस्कुराना तक मुमकिन नहीं था। मैंने कहा, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ मेरी जान, सोकर उठोगी तो अपने पास ही पाओगी। बोली, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, अभी तो ये भी नहीं मालूम कि तुम पर क्या गुजरी थी। मैंने कहा, ये बातें तुम बर्ड से भी मालूम कर सकती हो। मैं कोशिश के बावजूद उससे अपनी इस तरह भी कैफियत नहीं छुपा सका। तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। वो ख्वाबावर दवाओं के खिलाफ शदीद मज़ाहमत कर रही थी। मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है तहजीब, ये बातें किसी अच्छे वक्त के लिए उठा रखो। वो बोली, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा, कल रात में सिर्फ 2 घंटे की नींद ले सका था और इस वक्त इतने काम निपटाने हैं कि। तहजीब ने मेरी बात काट कर कहा, काम फिर होते रहेंगे, आराम करने के बाद तुम सुकून और यकसुई से काम कर सकोगे। मैंने कहा, वक्त बहुत कम है तहजीब और काम बहुत ज्यादा। मुझे खदशा है कि वक्त शायद ही मुझे अपने काम पूरे करने की मोहलत दे। तहजीब ने कहा, अगर ये बात है तो मैं ज्यादा इसरार नहीं करूंगी। उसके लिए अब आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया था। चंद मिनट के अंदर अंदर वो दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर हो गई। मैंने उसे चादर ओढ़ाई और कमरे से बाहर निकल गया। बर्ड, सिल्विया और पीटर मुझे कमरा नशिस्त में मिले। उनके दरमियान किसी मसले पर बड़ी जोरदार बहस हो रही थी, मगर मुझे देखकर वो खामोश हो गए। बर्ड ने पूछा, मैडम की तबीयत कैसी है चीफ? मैंने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, सिल्विया ने तुम्हें बता ही दिया होगा, उसकी हालत संभलने में चंद रोज लगेंगे। पीटर ने पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है एलन? मैंने कहा, सबसे पहले तो एल्बर्ट पर नुमाइशी तशद्दुद किया जाएगा ताकि वो ऑलिव हार्वर्ड को लकी की जिंदगी के बारे में यकीन दिला सके। बर्ड ने कहा, मैडम तो आजाद हो गई चीफ, अब इन सब बातों की क्या जरूरत है, बस उसे मौत के घाट उतार दो। पीटर बोला, मिस्टर बर्ड का कहना दुरुस्त है एलन, हम पहले ही बहुत इंतजार कर चुके हैं, अब तो रास्त इक़दाम की जरूरत है। सिल्विया ने तेजी से कहा, मैं इन दोनों से मुत्तफिक हूँ। ऑलिव हार्वर्ड एक दरिंदा है,
अब तुम्हारे पास उसे ढील देने का कोई जवाज नहीं रह गया। मैंने बारी बारी उन तीनों को देखा, फिर मेरी नजर पीटर पर ठहर गई। मैंने कहा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है पीटर। अगर इत्तेफाकन तुमसे मुलाकात ना होती तो मुझे बहुत दुश्वारियां पेश आती। पीटर ने पहलू बदल कर कहा, इसमें मेरी गरज भी शामिल थी। मैंने एक शख्स के खिलाफ तुमसे इत्तेहाद किया था। मैंने हाथ उठाकर कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दो पीटर। मैं जानता हूं कि ऑलिव हार्वर्ड से दुश्मनी के बायस तुम मुझसे मिल गए थे, और मैं ये जानने के बावजूद भी तुम्हारा मशकूर हूं। तुम न मिलते तब भी मेरा मिशन जारी रहता, ताहम मैं इतनी आसानी से काम न कर सकता। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे दुश्मन को इबरतनाक मौत से हमकनार करूंगा। मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूं, मगर मेरी तुमसे एक दरखास्त है। पीटर बोला, दरखास्त नहीं, हुक्म करो, और प्लीज मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने कहा, तुम्हारी जल्दबाजी और बेसब्री शुरू से ही मेरे लिए तकलीफ दे रही है। अगर तुम्हें मुझ पर एतमाद है तो मामला मुझ पर छोड़कर मुतमईन हो जाओ। पीटर बोला, बात बेएतमादी की नहीं है। ऑलिव हार्वर्ड को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने के मामले में मिस्टर बट तक मुझसे मुत्तफिक हैं। मैंने कहा, ये फैसला बहरहाल मुझे करना है कि ये काम कब और किस तरह अंजाम देना है। पीटर ने इस बात में सर हिलाया, बोला, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ, और मैं इतना जल्दबाज भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। क्या तुम इंसान की फितरी तजस्सुस पसंदी से वाकिफ नहीं हो? मैंने एक तवील सांस ली। कहा, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ मिस्टर पीटर। तुम्हारी बेचैनी का बुनियादी सबब गालिबन ये है कि तुम मेरी असली शख्सियत से वाकिफ नहीं हो। पीटर ने साफ गोई से कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये खल्फिशार है, और शायद मेरी बेचैनी का सबब भी यही है। मैंने कहा, यह कतई जरूरी नहीं था कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता, लेकिन मामला तब जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसके पेश नजर मैं जरूरी समझता हूं कि तुम्हें अपने बारे में कुछ न कुछ जरूर बता दूं। पीटर ने कहा, अगर अपनी शख्सियत को रोशनी में लाना तुम्हारी किसी मसलहत के खिलाफ है तो मैं इस पर इसरार नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैंने बताया ना, अब तुम्हें अपने बारे में बताना मेरे लिए जरूरी हो गया है। इस बात का इम्कान है कि मामला तूल खींच जाए। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा हो तो तुम पुरसुकून रहो, क्योंकि अगर तुमने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए अपने तौर पर ऑलिव हार्वर्ड के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश की तो इससे मेरे मामलात मुतासिर होने का खतरा है, और मैं ये हरगिज पसंद नहीं करूंगा। पीटर बोला, लेकिन मामले को तूल क्यों दिया जाए? आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जिसे उबूर करते हुए तुम हिचकिचा रहे हो? मैंने कहा, ये बात तो तुम जानते ही होगे कि ऑलिव हार्वर्ड यहूदी मफादात के लिए काम कर रहा है। पीटर ने कहा, हाँ, ये बात मेरे इल्म में है, और सिर्फ इसलिए कि मैं बरसों से उसकी ताक में हूँ। वक्तन फवक्तन उसके बारे में मालूमात हासिल होती रहती हैं। मैंने कहा, वो अरब मफादात के खिलाफ काम कर रहा है, और मैं उसके खिलाफ यानी अरब मफादात के लिए सरगर्दा हूँ। पीटर चौंक पड़ा, बोला, ये अंदाजा तो मुझे था। अब तुम्हारे कहने से बात यकीन की हुदूद में दाखिल हो गई है, लेकिन ये बात अब भी समझ में नहीं आई कि इस कदर शदीद इख्तिलाफ के बावजूद तुम उसे ढील देने पर क्यों आमादा हो। मैंने कहा, ऑलिव हार्वर्ड ने हारूत राबील के साथ मिलकर कोई बहुत खौफनाक साजिश की है जिसके बारे में अभी मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं। पीटर ने कहा, उसकी तो पूरी उम्र साजिशें करने में ही गुजरी है। अगर उन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो साजिश खुद ब खुद फना हो जाएगी। मैंने कहा, यह जानना जरूरी है कि वो साजिश क्या है। उन दोनों को खत्म करने से ज्यादा जरूरी यह है कि साजिश की बेखुनी कर दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाद किसी और के जरिए साजिश पाया तकमील को पहुंच जाए। पीटर चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरी तसल्ली के लिए जरूरी है कि तुम मुझे पूरी बात बताओ। मुमकिन है मैं कोई ऐसा हल पेश कर सकूं जो तुम्हारे लिए काबिल कबूल हो। मैंने मुख्तसरन उसे उस फैक्ट्री के बारे में बताया जो शाम में कायम की गई थी।